एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पम क्लासेस। आज मैं आपके लिए यहाँ पर क्लास 11th की राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 लेकर आया हूँ, जिसका नाम है चुनाव और प्रतिनिधित्व। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पॉलिटिकल साइंस की ये चैप्टर चुनाव और प्रतिनिधित्व को पढ़ लिया तो आपके पॉलिटिकल साइंस में आधे नंबर पूरी तरीके से पक्के, आपने आधे नंबर अपने खाते में ऐड कर लिया। दूसरी बात, अब हमें जो ये चैप्टर पढ़ना है इसमें कुछ चीजें हैं जिनको हम पूरे एक्सप्लेन से समझेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हर बार ये बात समझाता हूं कि सबसे पहले हम लोग चैप्टर का नाम को समझेंगे। तो चैप्टर का नाम है चुनाव और प्रतिनिधित्व। क्या कोई देश बिना चुनाव के चल सकता है? क्या बिना लोकतंत्र के चुनाव संभव है? नेता जीतते कैसे हैं? आपकी वोट नेता की जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं? आपके वोट की पावर क्या होती है? कॉमन मैन की पावर क्या होती है? ये सारी चीजें इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। एक देश को कैसे चलाया जाता है, कैसे एक देश को लोकतांत्रिक देश बनाया जाता है, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे आपके लिए। और देखो, यहाँ पर ये सारे टॉपिक्स हैं जिनको हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो पहला जो है, चुनाव से क्या अभिप्राय है। ठीक है, चुनाव, ये सारी चीजें, चैप्टर का नाम भी हमारा चुनाव, तो चुनाव टॉपिक भी हमारा। दूसरा चीज, लोकतंत्र। लोकतंत्र मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कई ऐसे क्लासेस में कि लोकतंत्र होता क्या है। लोगों का शासन यानी आपका शासन। ठीक है, आओ अगला देखो, चुनाव आयोग। उसके बाद चुनाव आयोग के कार्य, चुनाव प्रणाली के दोष, चुनाव व्यवस्था, चुनाव कौन लड़ सकता है। क्या तुम चुनाव लड़ सकते हो? क्या मैं चुनाव लड़ सकता हूं? इस वीडियो में हम लोग पूरे डाउट के साथ इस वीडियो को खत्म करेंगे कि एक एक भी डाउट आपका ना बचे और एग्जाम में आप लोग 100 में से 100 नंबर लेकर आओ। ठीक है, तो आओ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को एकदम डिटेल में। अब देखो बच्चों, जैसा कि मैं आपको हर चीज के लिए कहता हूं कि कोई भी चैप्टर उठाओ, ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट सबसे पहले चैप्टर का नाम क्लियर कर दो। क्या? चैप्टर का नाम क्लियर कर दो, एकदम डिटेल में क्लियर कर दो। डिटेल में क्लियर करने का मतलब है चुनाव और प्रतिनिधित्व। चुनाव का मतलब होता है, इंग्लिश में कहते हैं इसको इलेक्शन। इलेक्शन का मतलब कोई एक ऐसा नेता चुनना, ठीक है, कोई एक ऐसे व्यक्ति को चुनना जो हमारे लिए कार्य करे। क्या करे? जो हमारे लिए कार्य करे, वो क्या है? चुनाव है। अब देखो, चुनाव को मैं एग्जांपल से समझाता हूं आपको। आपकी क्लास में एक मॉनिटर होता है जिसे क्लास मॉनिटर कहा जाता है। जो क्लास मॉनिटर होता है, क्लास में बच्चे लगभग मान लो 50 है, तो 50 बच्चों में से किसी एक बच्चे को क्लास मॉनिटर का दर्जा दिया जाता है। तो जो क्लास मॉनिटर होता है पूरी क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करता है, क्लास में साइलेंट को मेंटेन करता है। ठीक है, टीचर्स के लिए काम करेगा, टीचर्स के लिए इंफॉर्मेशन देगा। तो ये सारी चीजों के लिए हमने एक आदमी को चुना जो कि हमारा क्लास मॉनिटर कहलाता है। तो वो चुनना हुआ और उसी प्रक्रिया को चुनाव कहा जाता है। जब कोई किसी व्यक्ति को हम लोग मिलकर के अपने मनपसंद व्यक्ति को जो हमारे लिए कार्य करे, देश के स्तर पर किसी को चुनते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? चुनाव कहलाता है। प्रतिनिधित्व का मतलब होता है लीडरशिप। क्या? लीडरशिप। जब भी किसी एक व्यक्ति को हम लोग चुनते हैं तो वो हमारे मुद्दों को, हमारी जो समस्याएं हैं उनको दूसरों के सामने व्यक्त करेगा, हमारे लिए काम करेगा, वो होता है प्रतिनिधित्व। गाइड करना, लीडरशिप या फिर गाइड करना एक तरीके से कि हाँ ये चीजें करो, ये चीजें सही है, यहां पर जाओ, ये चीज ठीक है, तो वो उस तरीके से रिलेटेड है। चैप्टर का नाम एक्सप्लेन। अब देखो, चैप्टर का जब नाम एक्सप्लेन हो गया ना, तो आपका समझो आधा चैप्टर खत्म। आधा चैप्टर खत्म। चुनाव से क्या अभिप्राय है? चुनाव का मतलब मैंने आपको बताया कि सभी लोग मिलकर के चुनाव करते हैं। कैसे? समझो, मान लो एक एरिया है, मैंने एग्जांपल दिया, इसमें लगभग एक क्लासरूम ले लो। क्या? क्लासरूम। ठीक है, क्लासरूम है। अब इस क्लासरूम में बाबू लगभग 30 बच्चे हैं। कितने? 30 बच्चे हैं। 30 बच्चे हैं, तो उसमें से एक को मॉनिटर बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? एक को मॉनिटर बनाया जाएगा जो कि क्लास के डिसिप्लिन को, ठीक है, उसके बाद सभी को मेंटेन करके फुल यूनिफॉर्म में रखेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें मॉनिटर का काम होता है। तो ये 30 आदमी होंगे, ये वोट देंगे। मान लो एक मॉनिटर की पोस्ट के लिए 3 बच्चे खड़े हुए। क्या हुए? एक ही क्लास से 3 बच्चे खड़े हुए। मान लो एक ए, बी और सी, 3 बच्चे खड़े हुए, ए बी सी।
30 बच्चे थे, इसमें से 12 वोट इसको मिला, ठीक है, 8 वोट इसको मिला और 10 वोट इसको मिला। अब देखो सबसे ज्यादा जिसको वोट मिलेगा, सबसे ज्यादा जिसको लोग पसंद कर रहे हैं, उसको क्या कर दिया जाएगा, क्लास मॉनिटर बना दिया जाएगा। तो जो ए वाला है इसको सबसे ज्यादा वोट मिला है, सबसे ज्यादा वोट मिला है, सबसे ज्यादा बच्चों ने इसे पसंद किया है, तो इसको मॉनिटर का पद दे दिया जाएगा। उसी तरीके से एक देश के लेवल पे, जैसे मान लो इंडिया है, इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, जैसे मान लो मैं दिल्ली का एग्जांपल लेता हूं, तो दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता है। कौन सी? रेखा गुप्ता है दिल्ली की सीएम। तो ये जब रेखा गुप्ता जो है वो दिल्ली की सीएम है, कौन से पार्टी से? बीजेपी की पार्टी से है। अब देखो जब इलेक्शन हुआ दिल्ली में, तो इलेक्शन होने पे बहुत सारे पार्टियों के कैंडिडेट्स खड़े हुए, जैसे आम आदमी पार्टी, कांग्रेस हो गए, अदर पार्टीज हो गई, बीजेपी की खड़ी हुई है, ठीक है। तो जो ये उम्मीदवार खड़े हुए, कौन? कैंडिडेट। कैंडिडेट क्या होता है? जो भी इलेक्शन में खड़े होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उम्मीदवार या प्रतिनिधि कहा जाता है। तो देखो रेखा गुप्ता एक उम्मीदवार थी, क्या थी? उम्मीदवार थी। लेकिन जो दिल्ली की जनता थी उसको बीजेपी की सरकार का काम अच्छा लगा। क्या लगा? बीजेपी की सरकार का काम अच्छा लगा, तो उन्होंने ज्यादा से ज्यादा वोटें किसको दी? बीजेपी को दी, और बीजेपी को बहुमत मिला दिल्ली में, तो उन्होंने क्या, रेखा गुप्ता को सीएम की पोस्ट पर बैठा दिया। अब दिल्ली की सीएम कौन है? रेखा गुप्ता। तो जो रेखा गुप्ता है वो पूरी दिल्ली के लिए काम करेगी और दिल्ली के लोगों की हित और विकास के लिए कार्य करती है, ठीक है। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, दिल्ली की सारी चीजों को मेंटेन करेंगी। तो ये लोगों ने ही चुन करके भेजा है और लोगों के लिए ही ये काम करेगी। ये होता है प्रतिनिधित्व। और चुनाव यानी इतने सारे लोगों ने मिलकर के इनको चुना, वो है चुनाव, ठीक है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? चुनाव। अब समझे? इतने अच्छे से समझाया मैंने आपको। अगर कोई डाउट है तो आप पूछो मुझसे, 10 बार पूछोगे, 100 बार पूछोगे, मैं आपको बताने के लिए तैयार हूं। अगला जो टॉपिक है वो है लोकतंत्र। क्या है? लोकतंत्र। इस चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा कुछ भी नहीं है बाबू, बहुत ही आसान चैप्टर है ये। बस थोड़ा सा आपको दिमाग में चीजों को इंक्लूड करना होगा, अपने आसपास देखना पड़ेगा। अब देखो बाबू, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र यानी इंग्लिश में बोलूं कि डेमोक्रेसी। क्या? डेमोक्रेसी। लोकतंत्र का मतलब है लोगों का शासन, ठीक है, लोगों का शासन। लोगों का शासन का मतलब ये नहीं है कि लोग डायरेक्टली जाकर शासन कर रहे हैं, नहीं, लोग क्या कर रहे हैं? अपना एक प्रतिनिधि चुन रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक प्रतिनिधि चुन रहे हैं, इलेक्शन करके प्रतिनिधि, एक प्रतिनिधि चुन रहे हैं जो कि हमारे लिए कार्य कर रहा है। तो उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? लोकतंत्र। यानी जहां पर जनता चाहे तो सरकार को बना भी सकती है, सरकार को गिरा भी सकती है, ठीक। ये सारे पावर्स किसके पास है? हमारे जनता के पास। किसी भी देश में जहां पर लोकतंत्र है वहां पर अगर कोई चीज पावरफुल है तो वो है ये जनता, यानी आप और मैं। लेकिन कब? जब सभी लोग एक हो जाते हैं बाबू। जब तक यूनिटी नहीं आएगी हम में, तब तक हमसे पावरफुल कोई नहीं हो सकता। और ठीक है, हमसे पावरफुल मतलब बहुत सारे हो सकते हैं। जब तक हमें यूनिटी नहीं आएगी तो हम हार जाएंगे आसानी से, हमसे ज्यादा पावरफुल दूसरा हो जाएगा। लेकिन अगर हम एक होंगे, सभी धर्म के लोग एक रहेंगे, तो ये विवादों को खत्म करके हम अपने विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो बाबू, यहाँ पे जनता सबसे पावरफुल है, जनता का ही शासन चलता है। देखते हो हर 5 साल में इलेक्शन होता है, तो अगर मान लो बीजेपी ने अच्छा काम नहीं किया तो हम आम आदमी पार्टी को ले आते हैं। जब आम आदमी पार्टी अच्छे से काम नहीं करी तो हम वापस बीजेपी को ले आते हैं, है ना। तो ये हमारे पास पावर होती है कि अगर एक बार हमने मान लो गलती भी कर दी तो हम दूसरी बार में उस गलती को सुधार सकते हैं। तो ये हुआ हमारा लोकतंत्र। अब देखो बाबू, चुनाव आयोग, इतना मस्त टॉपिक पढ़ना है हमें, चुनाव आयोग। अब आखिर चुनाव तो हमने समझा कि प्रतिनिधि को चुनना, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? चुनाव कहते हैं। लेकिन जैसे स्कूल होता है, स्कूल में क्लासरूम्स होते हैं, हर एक स्कूल का कुछ ना कुछ नाम होता है, और उस सबसे बड़ा जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट, जैसे कि आपका सीबीएसई, ये सभी स्कूलों के लिए काम करता है, सबसे हेड है। उसी तरीके से चुनाव करवाने की भी जिम्मेदारी किसी की होगी, वो क्या है? चुनाव आयोग। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए बोलूं तो इलेक्शन कमीशन। क्या? इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन
कमीशन यानी चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग। अब देखो बाबू, चुनाव आयोग क्या है? तो चुनाव आयोग एक ऐसा आयोग है जिसका काम क्या है? चुनाव करवाना। जिसका काम क्या है? चुनाव करवाना। देखो बच्चों, चुनाव आयोग की स्थापना की बात करता हूं तो चुनाव आयोग की जो स्थापना है वो होता है हमारा कब? 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना कर दी जाती है। कब? 1950 में इसकी स्थापना हो जाती है चुनाव आयोग की। जब चुनाव आयोग की 1950 में स्थापना की जाती है तो हमारा देश आजाद कब हुआ था? 1947 में। 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना हो गई तो प्रथम आम चुनाव कब? क्या? प्रथम आम चुनाव। प्रथम आम चुनाव यानी जो पहला चुनाव हुआ वो कब हुआ? 1951 से लेकर के 1952 तक हुआ। क्योंकि हमारे पास इतनी सारी पॉपुलेशन थी। दूसरी चीज कि हमारे पास उतने शिक्षित लोग नहीं थे जो कि हमारे लिए काम कर रहे थे। और दूसरी चीज, हमें लोगों को जागरूक करना था कि चुनाव होता क्या है, समझाना था कि चुनाव कैसे करवाते हैं। ठीक है, इतनी जनसंख्या का चुनाव हमें कैसे होगा, ये सारी चीजें हमें निर्भर हम पे थी। ठीक है, तो ये समस्या थी एक। अब देखो, जब आम चुनाव जो पहला चला 1951 से लेके 1952 तक, इसके बाद हर 5 साल में चुनाव व्यवस्था चलती रही। तो चुनाव आयोग में लगभग 3 ऐसे पद होते हैं जो कि काम करते हैं 3 व्यक्ति। कौन? 3 व्यक्ति, जिसमें से एक जो होता है वो होता है आपका मुख्य चुनाव आयुक्त। कौन? मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त होता है कौन? पहला व्यक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और जो 2 होते हैं वो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। यानी जो चुनाव आयोग है हमारा, जो चुनाव आयोग है उसको कौन हैंडल करता है? 3 ऐसे व्यक्ति हैंडल करते हैं जो कि सभी चीजों को देखते हैं चुनाव आयोग में। पहला जो है वो है मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, दूसरा जो 2 जो है वो क्या है? अन्य चुनाव आयुक्त है। अब देखो बाबू, जो पहले चुनाव आयुक्त थे, कौन? पहले चुनाव आयुक्त। पहले चुनाव आयुक्त, पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। कौन? सुकुमार सेन। पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन है? तो ज्ञानेश कुमार वर्तमान चुनाव आयुक्त है। ज्ञानेश कुमार वर्तमान चुनाव आयुक्त है। लेकिन कई ऐसे बच्चे होंगे जिनकी किताबों में ये सारी चीजें लिखी होंगी कि राजीव कुमार नाम लिखा होगा वर्तमान चुनाव आयुक्त में, तो वो हमारे 25वें, कितने? ये हमारे 26 नंबर के हैं। कौन से? 26वें चुनाव आयुक्त हैं जो कि ज्ञानेश कुमार है। ठीक है, लेकिन जब 25वें की बात करें, 25वें चुनाव आयुक्त, ठीक है, 25वें चुनाव आयुक्त की बात करें तो वो कौन है? राजीव कुमार है। 25वें चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है 25वें चुनाव आयुक्त। अभी मैंने आपको इतना चीजें बताई और दूसरी चीज बताओ, चुनाव आयुक्त को आर्टिकल यानी अनुच्छेद 324 में रखा गया है। क्या? अनुच्छेद 324 में रखा गया है। चुनाव आयोग को अनुच्छेद 324 में रखा गया है। पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन, ठीक है, वर्तमान में कौन है? ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार का विवाद का मामला अभी बहुत ज्यादा वायरल था, जो कि बिहार में SIR लगा था। अगर बच्चे न्यूज देखते होंगे या सुना भी होगा कई बार, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ठीक है, फुल फॉर्म क्या होती है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी दोबारा से सर्वे करना कि लोग जिनका नाम वोटर लिस्ट में है वो जिंदा भी है कि नहीं। ठीक है, उन सब चीजों के लिए हम लोग दोबारा से जब सर्वे करते हैं तो वो सारी चीजें SIR में आता है। अब देखो, बंगाल में भी अभी चुनाव चल रहा है। बंगाल हो गया, केरल हो गया, साउथ ईस्ट वाले जो स्टेट्स है उनमें चुनाव की प्रक्रिया काम कर रही है। तो ये चुनाव आयोग के बारे में मैंने आपको बताया एकदम डिटेल में कि चुनाव आयोग की स्थापना 1950 में 3 पद होते हैं जो कि चुनाव आयुक्त में मुख्य होते हैं। तो पहला होता है मुख्य चुनाव आयुक्त, और जो 2 होते हैं वो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। उसके बाद चुनाव आयुक्त में पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन, वर्तमान में ज्ञानेश कुमार है जो कि 26वें नंबर के हैं, और जो 25वें नंबर के हैं वो राजीव कुमार है। चुनाव आयोग को अनुच्छेद नंबर 324 में रखा गया है। किसमें? अनुच्छेद नंबर 324 में रखा गया है। पहला आम चुनाव भारत का 1951 से लेकर के 1952 तक हुआ। यहां तक किसी बच्चे को डाउट नहीं ना? अब देखो, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? आगे पढ़ेंगे चुनाव आयोग के कार्य। क्या? चुनाव आयोग के कार्य।
देखो बच्चों, अभी तक हमने चुनाव आयोग के बारे में पढ़ लिया कि चुनाव आयोग होता क्या है। अब हमें चुनाव आयोग के कार्य को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? चुनाव आयोग के कार्य। चुनाव आयोग के कार्य। तो चुनाव आयोग का जो कार्य होता है वो है, आपका पहला जो कार्य होगा वो क्या है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। ऐसा चुनाव करवाना जो कि पूरी तरीके से स्वतंत्र हो। स्वतंत्र यानी जिसमें कोई धोखाधड़ी ना हो, ठीक है, पूरे लोग अपनी मन मर्जी से अपनी मनपसंद नेता को चुन रहे हैं, तो वो क्या है? आपका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव है। दूसरा जो काम होता है इसका, यह है मतदाता सूची तैयार करना। क्या? मतदाता सूची तैयार करना। मतदाता सूची तैयार करना। वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट तैयार करना किसका काम है? तो चुनाव आयोग का कार्य है। क्या? मतदाता सूची तैयार करना। तीसरा जो इसका कार्य है, जो चुनाव आयोग है, वो है निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन करना। निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन। निर्वाचन क्षेत्रों का क्या करना? सीमांकन, ठीक है, करना। निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है? जिस एरिया में चुनाव होने वाला होता है उस एरिया को क्या कहा जाता है? निर्वाचन क्षेत्र। चुनाव होने वाला क्षेत्र। जिस एरिया में चुनाव होने वाला होता है उस एरिया को क्या कहा जाता है? निर्वाचन क्षेत्र। तो उसकी लिमिट्स को रखना, यहाँ इस एरिया के अंदर चुनाव होने वाला है तो सारी व्यवस्थाएं को देखना, ये चुनाव आयोग का कार्य होता है। उसके बाद चुनाव आयोग के कार्य की अगर मैं बात करूं तो चुनाव आयोग का कार्य क्या होता है कि जो पार्टियां होती हैं, ठीक है, पार्टियों का पंजीकरण करना। क्या? पार्टियों का पंजीकरण करना, ठीक है, सभी पार्टियों का रजिस्ट्रेशन करना, ये सारे काम क्या है? चुनाव आयोग के हैं। उसके बाद चुनाव आयोग के कार्य की और बात करूं तो पार्टियों को जो चिन्ह होता है, क्या होता है? पार्टियों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना। चुनाव चिन्ह प्रदान करना। चुनाव चिन्ह प्रदान करना, ठीक है, कि जैसे बीजेपी है, बीजेपी का कमल है तो कमल से लड़ेगी। आम आदमी पार्टी का चिन्ह जो है, चुनाव चिन्ह, वो झाड़ू छाप है तो उससे लड़ेगी, ठीक है। अब देखो उसके बाद जो है आपका उसका और कई कार्य होते हैं, जैसे कि हमने ये तो मुख्य मुख्य पढ़ रहे हैं लेकिन बहुत सारे होते हैं। अब हमने 4-5 पढ़ लिए, जैसे स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराना, मतदाता सूची तैयार करना, निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन करना, पार्टियों का पंजीकरण करना, पार्टियों को चुनाव चिन्ह प्रदान कराना, ठीक। और उसके बाद क्या होगा कि व्यवस्था को कंट्रोल करना, व्यवस्था को नियंत्रित करना कि कहीं भी घूसखोरी ना हो या फिर विवाद ना हो, ठीक है, जहां पर लिमिट्स जो तय करते हैं। चुनाव आयोग चुनाव करवाने समय एक लिमिट फिक्स कर देती है कि इसके अंदर भी आपका खर्चा होना चाहिए। चुनाव प्रचार जैसे 30 लाख रुपए है, ठीक है, तो मान लो वैसे 30 लाख रहता नहीं है, मैक्सिमम रहता है 2 लाख या 5 लाख तक, ठीक है, कि आप पूरे चुनाव में 2 लाख या 5 लाख की लिमिट तय कर दी जाती है कि इससे ज्यादा पैसा अगर खर्च करोगे तो आपके चुनाव को क्या कर दिया जाएगा? रद्द कर दिया जाएगा। इतने लिमिट्स के अंदर रहकर ही आपको काम करना पड़ेगा। तो अब देखो इसके बाद क्या काम है कि चुनाव प्रणाली के दोष क्या है। तो इन चुनाव प्रणाली में कुछ दोष भी है। कैसे दोष है कि आज के टाइम पे एक वर्ड है, मैं बोलूं भ्रष्टाचार। क्या? भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार दैट मीन करप्शन। करप्शन हर किसी के खून में घुला हुआ है। जैसे खून में होमोग्लोबिन होता है ना, उसी तरीके से जो भ्रष्टाचार है वो सबके खून में घुला हुआ है। सभी सरकारी पद में बैठे या प्राइवेट बड़े बड़े पद में बैठे हुए आदमी घूस के नाम पे चल रहे हैं। घूस के नाम पे चल रहे क्या? इलेक्शन में भी लिमिट तो हमने इतनी तय की है, लेकिन कहीं ना कहीं चुपके चुपके चोरी चोरी नेता लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा अपने प्रचार में खर्च कर रहे हैं। जहां पे चुनाव आयोग पहुंच नहीं पा रही है, उन लोगों को कैप्चर नहीं कर पा रही है, तो ये उसकी एक कमी है। दूसरी चीज जो बात करूं कि जो चुनाव होता है, चुनाव से पहले देखते हो कि जो पार्टियां होती हैं, उनके जो नेता होते हैं वो सभी के घरों में पैसा बांटना शुरू कर देते हैं, पैसा देकर के वोट खरीदते हैं। तो वो एक तो पहली बात तो गैर कानूनी अपराध है। अगर आप पैसा ले रहे हो तो, अगर ले भी रहे हो ना तो अभी से बंद कर दो लेना, ठीक है। वोट उसी आदमी को दीजिए जो योग्य हो, ठीक है। अगर पैसा लेकर देना है तो आप वोट ही मत दो, छोड़ दो, वोट मत देने जाओ। देखो वोट तो दे रहे हो, ठीक है, या एक और तरीका है
देखो पार्टी से वोट ले लो, जिस पार्टी का आ रहा है उससे पैसा ले लो कि हाँ हम वोट देंगे, लेकिन वोट उसी पार्टी को दो जिसको आप पसंद करते हो, ठीक है, जो आपके लिए अच्छा काम कर रहा है। दूसरी चीज जो है इसकी कमी है कि जो चुनाव आयोग, चुनाव होता है, चुनाव जो होता है, चुनाव प्रणाली, ये दोनों टॉपिक एक दूसरे के सिमिलर है। ठीक, ये तो हमने आयोग का कार्य पढ़ा और उसके बाद चुनाव प्रणाली के दोष पढ़ रहे हैं। तो चुनाव प्रणाली के दोष में हमने भ्रष्टाचार एक तो पढ़ा, दूसरी चीज जो थी कि वोटों की बिक्री, वोटों की बिक्री, तीसरी चीज जब मैं बात करूं कि धर्म के आधार पर वोट मांगा जाता है, क्या धर्म के आधार पर वोट, धर्म के आधार पर वोट, कि हाँ मैं इस जाति का हूं तो मेरे सारे जाति के लोग वोट दे देंगे मुझे। जैसे मान लो कोई यादव है तो यादव खड़ा हुआ तो सारे यादव क्या करेंगे, उसी को वोट देंगे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं चुनाव प्रणाली के दोष दिखते हैं हमें, और लोकतंत्र के बिना चुनाव संभव नहीं है अधिकतर टाइम में, क्योंकि जो लोकतंत्र होता है वो लोगों को स्वतंत्रता देता है, और हमारा चुनाव आयोग का पहला कार्य यही है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना, कि लोग अपनी मर्जी से नेता को चुने जो उनको पसंद है। ठीक है, अब देखो ये हमने पढ़ लिया इतने तक, चुनाव प्रणाली के दोष तक। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, चुनाव व्यवस्था। तो चुनाव व्यवस्था की जब मैं बात करूं, क्या चुनाव व्यवस्था, तो ये दो तरीके की होती है। क्या होती है, चुनाव व्यवस्था आपके दो तरीके की होती है। एक जो होता है उसे कहते हैं सर्वाधिक वोट के आधार पर जीत, सर्वाधिक वोट के आधार पर जीत, सर्वाधिक वोट के आधार पर जीत। और एक होता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। क्या, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो देखो बाबू, चुनाव जो व्यवस्था है, सर्वाधिक वोट के आधार पर जीत की जब हम बात करते हैं, सर्वाधिक वोट के आधार पर जीत, इसमें क्या होता है कि जिसको जितनी ज्यादा वोट मिलेगी उसकी सरकार बनेगी। जैसे मान लो बीजेपी को लगभग 543 सीटें हैं लोकसभा में, जिसमें से मान लो कि 210 इसको मिल गई, कितनी, 210 क्या छोड़ दो, 243 मिल गई। ठीक, 243 मिल गई। और जो आम आदमी पार्टी है इसको क्या 300 सीटें मिल गई। ठीक, 300 सीटें मिल गई। टोटल सबसे ज्यादा सीटें किसको मिली है, आम आदमी पार्टी को मिला है। तो इसकी सरकार बनेगी, क्योंकि हमने सर्वाधिक वोट के आधार पर जीत को अपनाया है, प्रणाली को अपनाया है। तो जैसे यूके हो गया, भारत हो गया, ऐसे बड़े बड़े देशों ने सर्वाधिक वोट के आधार पर जीत की प्रणाली को अपनाया। ये जो सिस्टम है ये वहां पर काम आता है जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा हो, क्या हो, पॉपुलेशन ज्यादा हो, एरिया ज्यादा हो, एरिया ज्यादा हो। ठीक, इन जगहों पर ये काम कर सकता है। लेकिन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली छोटे एरिया के लिए है, क्या है, स्मॉल एरिया के लिए है, जहां पर पॉपुलेशन कम है वहां के लिए है ये सुटेबल। इसमें होता क्या है कि जिसको जितनी सीटें, मतलब जितने वोट मिलेंगे, जितने परसेंटेज वोट मिलेंगे उसी आधार पर सीट मिलेगी। मान लो कि 40% वोट मिला है किसी को, किसी एक पार्टी को, तो उसको लोकसभा में से या जिस चीज का भी चुनाव होगा उस चुनाव में उतनी ही सीटें दे दी जाएंगी, 40% सीटें उसमें से दे दी जाएंगी। समझे। अब देखो हमने समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली नहीं अपनाई है, क्यों, क्योंकि हम एक है बहुत बड़ी जनसंख्या वाले देश, वर्ल्ड में नंबर 1 पे जनसंख्या में आते हैं बाबू। ठीक है, और दूसरी बात हमने एक लोकतांत्रिक शासन अपनाया है जहां पर लोगों का शासन है, लोग चुन रहे हैं अपने नेताओं को, है ना। तो सबसे ज्यादा हमारे पास पार्टियां भी बहुत सारी है। कई ऐसे देश है जहां पर पार्टी बहुत कम है, जैसे ये वन पार्टी सिस्टम चल रही है, जिस चाइना हो गया। ठीक है, तो ये सारे जो देश है और भी ऐसे देश है तो इनमें वन पार्टी सिस्टम चलता है। लेकिन हमारा जो है बहुदलीय व्यवस्था है, जहां पर आप देखोगे बहुत सारी पार्टी इलेक्शन में खड़ी होती हैं, अनगिनत पार्टियां। तो अब देखो हमने चुनाव व्यवस्था भी पढ़ ली, चुनाव कौन कौन लड़ सकता है, चुनाव कौन कौन लड़ सकता है। तो जब मैं चुनाव लड़ने की बात करूं तो आपके भी दिमाग में आ रहा है क्या हम भी नेता बन सकते हैं भैया, क्या हम भी नेता बन सकते हैं। तो मैं बता दूं सबसे पहले बच्चों आप लोगों को कि वोट देना जो होता है 18 साल पे वोट देना हर किसी के लिए मान्य है कि आप वोट दे सकते हो, 18 साल पे वोट देने को मान्य है। लेकिन ये पहले क्या था, 21 वर्ष था। क्या 21 वर्ष था। 1961 में 1961 नहीं सॉरी 61वें संविधान संशोधन, 61वां संशोधन में 61वां संविधान संशोधन में
क्या कर दिया गया, 21 साल से उम्र घटा करके 18 साल कर दिया गया वोट देने की उम्र। 61वें संविधान संशोधन के तहत वोट देने की उम्र 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। हर वो व्यक्ति जो 18 साल का हो चुका है वो क्या करेगा, वोट करेगा। अब देखो, अब वो जो वोट करने की मैं बात करूं तो पहली बार वोटिंग जो हुई थी वो 1948 में मणिपुर में हुई थी। किसमें, मणिपुर में सबसे पहले जो वोटिंग के आधार पर सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार को अपनाया गया था। एक व्यक्ति एक वोट। एक वोट जो होता है ना उसमें पावर बहुत ज्यादा होती है बाबू। कैसे, आप या तो सरकार बना सकते हो, नहीं तो गिरा सकते हो। मान लो अगर यहाँ पे 300 की जगह मैं लिख देता कि 200 मिला इसको, ठीक, और इसको मिला कितना, 343, तो जीत कौन जाता, बीजेपी। तो एक वोट बहुत कुछ बदल सकता है बाबू। ठीक है, आप जो कह रहे हो कि एक नंबर से कुछ नहीं होता, तो एक नंबर से कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पीछे छूट जाते हैं बाबू। ठीक, एक नंबर ना कभी कभी मान लो एक नंबर है, इसके आगे एक जीरो लगा तो ये 10 बन गया, इसके आगे एक और जीरो लगेगा तो ये 100 भी बन सकता है, इसके आगे एक और जीरो लगा दो तो ये 1000 भी बन सकता है। ठीक, अगर मैं एक जीरो हटा दूं तो ये 100 फिर से बन जाएगा, अगर ये भी एक जीरो हटा दूं तो ये 10 बन जाएगा, और ये भी हटा दूं तो ये 1 बन गया। तो आपको एक नंबर पे भी नहीं चलना, सबसे आगे चलना। अगर एक नंबर से भी चाहो तो आप आगे आ सकते हो। एक वोट जो है आपका वो बहुत कुछ डिसाइड कर रहा है कि आप देश को बनाओगे, कैसे बनाओगे, कौन नेता जाएगा इस चुनाव में जीत करके, ये सारी चीजें जनता के हाथ में है। तो मैं आप लोगों से यही अनुरोध करता हूं कि अगर आप लोग 18 साल के हो चुके हो तो वोट बड़ी समझदारी से दे, वोट बड़ी समझदारी से दे। अब देखो बाबू क्या है कि हमने इतनी सारी चीजें पढ़ ली, उसके बाद चुनाव कौन लड़ सकता है मैंने आपको ये बोला था। तो चुनाव लड़ने के लिए सबसे पहले आपकी उम्र की जब बात करूं तो 25 वर्ष का उम्र होना चाहिए। क्या, 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए आपकी। अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आप 25 साल के होने चाहिए। दूसरी जो बात है चुनाव लड़ने की वो ये है कि आप क्या करें कि कोई भी आप पर केस नहीं होना चाहिए, अपराध का केस नहीं होना चाहिए, अपराध का केस नहीं होना चाहिए, या फिर कोई भी आपके नाम पर पुलिस कंप्लेंट नहीं होना चाहिए। तो और बता दूं आपको कि आप अपराधी नहीं होने चाहिए। ठीक, आप पर कोई आरोप नहीं हो, तो ऐसे आदमी ही क्या कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। आप किसी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन करिए, ठीक है, वो उसमें खड़े होइए, आपको जनता अगर पसंद करेगी तो चुनेगी जरूर, आप जीतेंगे जरूर। अब बच्चों देखो, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं कि एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपसे चुनाव के बारे में कोई पूछे ना तो पहली बात तो जब तक आप वोट नहीं देते हो तब तक आप उसमें कोई विचार अपना व्यक्त मत करना। पूछो क्यों, ये एक ऐसा विवादास्पद मुद्दा है ना जहां पर बहुत ज्यादा विवाद हो जाता है। क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है। मान लो आप बीजेपी को पसंद कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा हूं, तो दोनों में बहस छिड़ सकती है। ये बहस कहीं ना कहीं हिंसा का मोड़ ले लेती है ना। तो आपसे अगर कोई पूछे भी कि चुनाव से तुम क्यों, क्या कौन सी पार्टी अच्छी लगी, तुम कह देना मैंने, मेरी उम्र ही नहीं हुई है, मैंने वोट ही नहीं दिया है, जिस दिन वोट दूंगा उस दिन समझूंगा कि किस पार्टी ने मेरे लिए काम किया, मैं उस पार्टी को वोट दूंगा। तो ये सारी चीजें आपकी सोच और समझ पे डिपेंड करता है। अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो लड़िए, मैंने आपको सारी चीजें बता दी। वोट देने की उम्र 18 साल है, ठीक है। तो इस चैप्टर को हमने अब खत्म कर दिया, ये चैप्टर इतना ही था। आज की इस वीडियो को हम लोग यही समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपकी प्लेलिस्ट में भी चढ़ा दी जाएगी। आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। अगर मेरे लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए। मेरे टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो है पुष्पम क्लासेस। क्या, पुष्पम क्लासेस, मैं लिख दे रहा हूं, पुष्पम क्लासेस, ठीक है। इसको डालोगे आप तो मेरे टेलीग्राम चैनल आ जाएगा और उस पर जाकर के आप क्या कर सकते हो, मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। ऐसी ही और मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमसे आप जुड़े रहें।